अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं आपको गाइडलाइंस बताई थी एंड वी आर डन विद द फर्स्ट 3 टॉपिक्स। मतलब पहले दो यूनिट्स आप कह लें, एक तो हम हार्ट ब्लड वेसल्स कर चुके हैं और दूसरा हम ब्लड कर चुके हैं। लंग पे आते हैं। लंग्स वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टिपिकल जो आती हैं वो आपकी एक दो ही है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपकी लंग में से आती होती है नमूनिया। आपके शुरू में जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज है ना, इत्तेफाक से वैसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसमें से ऑस्पी में ना कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ और आया भी नहीं करता नॉर्मली। ज्यादातर आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज आती हैं। वो आपसे नमूनिया का सिनेरियो देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद चिल्स फीवर, और उसके साथ कह देंगे कि म्यूकोपिरुलेंट स्प्यूटम है, बहुत तेज फीवर है, और उसकी आपको तस्वीर दिखा देंगे जो उसके लंग टिश्यू की है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखिए इसमें उन्होंने कोई मैस की बात नहीं की, कोई कार्सिनोमा टाइप बात नहीं की, और तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिंपल उन्होंने नमूनिया दिखाया, और जो आपको पिक्चर दिखाते हैं ना लंग की, उसमें आपको और कुछ भी नहीं नजर आता कि आपको समझ कहाँ आना है। बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स मतलब सेल्स आपको बहुत ज्यादा उसमें नजर आ रहे हैं। नॉर्मल हालात में लंग की हिस्टोलॉजी में एल्वुलाई एम्प्टी स्पेसेस होनी चाहिए, वहां पर फिब्रिन या सेल्स का काम नहीं होता। लेकिन नमूनिया में क्योंकि पस भरी हुई होती है तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा होंगे, पस में फिब्रिन ज्यादा होगा। तो आपके पास अगर लंग की पिक्चर आ रही है और साथ उसके उनने आपको दिया हुआ है इस तरह का सिनेरियो के चिल्स फीवर्स हैं और पेशेंट का स्प्यूटम है और वो प्रेजेंट किया, तो आपने दो ही चीजें, या तो लंग में से दो ही सवाल आते हैं, या नमूनिया आता है या कैंसर आता है। अगर आपको उनने ये सिनेरियो दिया और पहले पार्ट में पूछा डायग्नोसिस, दूसरे में पूछते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो जाहिर सी बात है कि कैंसर को कोई ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव नहीं होता। वो इसका मतलब पक्की बात है कि आपसे नमूनिया पूछे, तो इस तरह आपने इसको चेक कर लेना। डायग्नोसिस आपको आराम से समझ आ जाएगा। लोबार नमूनिया होता है वो। और कभी कभार आपको लंग की पिक्चर दे देते हैं जो बाहर से ऐसे करके ना, मतलब एक उसका लोब बिल्कुल रेड सा कलर का होगा, डार्क कलर का हुआ होगा, तो तभी वो लोबार नमूनिया ही होता है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस पिक्चर होती है लंग की। अब लोबार नमूनिया में दूसरे पार्ट में वो ज्यादा ये पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, या सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, पायोजीन्स नहीं है, सॉरी नमूनी है। और उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि इसकी स्टेजेस लिखते हैं, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस है, स्टेज ऑफ कंजेशन, रेटेपिटाइजेशन, रिहेपिटाइजेशन, रेजोल्यूशन। कभी कभार ये पूछते हैं कि आपको मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर में इसकी क्या नजर आ रहा है, तो हमें नजर आ रही है कि एल्व्यूलर स्पेसेस विच आर फिल्ड विद न्यूट्रोफिल्स एंड इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट अलोंग विद फिब्रिन डेपोजिशन। ठीक है, उसके अलावा हमें नजर आ रही रेड हेपेटाइजेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन। वो दो बातें पूछ लेते हैं ना, तो एक में आपने ये लिख लिया, दूसरे में ये लिख लिया। ठीक है, तो दिस इज इट। आपके पास नमूनिया ही आता होता है और कोई भी डिजीज इसमें से नहीं आती। कभी कभार आपसे एक दफा नहीं पूछे थे कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस कोई सी दो के नाम लिखे, तो कोई सी दो फाइब्रोजिंग एंड नमूनिया ही लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास लंग में से आती है कार्सिनोमा। उसमें आपको वो लाजमी तौर पर कहेंगे कि फीवर तो नहीं होगा, कार्सिनोमा फीवर नहीं होता, लेकिन आपसे कहेंगे कि कफ म्यूकोपिरुलेंट स्प्यूटम होगा, एजिड बंदा होगा काफी अरसे से, और साथ उसको कहीं ना कहीं सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी होगी, कोई ना कोई लिम्फ नोड्स होंगे। और जो आपको पिक्चर दिखाएंगे उसमें वो आपको कोई मैस बनी हुई लाजमी दिखाएंगे। ठीक है, और अगर उन्हें ये पूछा कि डायग्नोसिस बताएं, तो वो दो बातें हो सकती हैं। तो वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, वो ज्यादा सॉरी स्मॉल सेल कह रही हूँ। अगर उसमें आपको केराटिन पर्ल्स बीच में नजर आ रहे हैं तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन लंग में स्क्वेमस सेल आया हुआ है, लंग में भी आता होता है। यस, लंग में पता है एक पिक्चर आती है, उसमें कार्सिनोमा आपको आराम से समझ आ जाता है। उन्होंने जो सिनेरियो दिया होता है ना, उसमें मैस है और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स और तो किसी चीज में नहीं होते, हमारे कार्सिनोमा में होते हैं। अगर आपको जो मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर, उसमें आपको सेंटर में ऐसे अनियन स्किन टाइप कंसेंट्रिक सी अपीयरेंसेस यहाँ मिल रही हैं, दो तीन, ये बेसिकली जो होती है ना, ये केराटिन पर्ल्स होते हैं। अगर इस तरह की चीजें आपको बनी हुई मिल रही है ना, पिंक से कलर की, इस तरह के वर्ल्ड्स बने हुए, तो वो डेफिनेट सी बात है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लंग का है। क्योंकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपको पूछेंगे मॉर्फोलॉजी में क्या नजर आए, तो सेंटर में हमें वेल फॉर्म्ड केराटिन पर्ल्स मिल रहे हैं। तो ये जो केराटिन पर्ल्स है ना, ये आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होते हैं। ठीक है, और इसके आसपास वो आपसे पूछेंगे क्या नजर आ रहा है, तो हमने कहना है कि केराटिन पर्ल्स वेल सर्कमस्क्राइब्ड में सेंटर में नजर आ रहे हैं। केराटिन पर्ल्स में जाहिर सी बात है कि देयर इज डेड सेल्स, वो सारे आपके डेड सेल्स होते हैं, देयर आर डेड सेल्स, और उसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया वहां पर एक्टिव इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स हैं जो हमारे एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो आता होता है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ऑफ लंग आता है। उसमें आपके पास कोई केराटिन पर्ल्स नहीं होंगे। अगर कार्सिनोमा है और केराटिन पर्ल्स नहीं है तो वो ब्रोंकोजेनिक होगा। और पूछ लेते होते हैं कि कौन सी और कैंसर्स हैं जो लंग में हो सकते हैं, तो स्मॉल सेल है, लार्ज सेल, न्यूरो एंडोक्राइन है, और आपको पता है कि ये एडिनो कार्सिनोमा भी हो जाता है, ये आपने लिख देना, दैट्स इट। लंग पूरे में से आपने सिर्फ दो टॉपिक से करने हैं, कैंसर करना है और नमूनिया करना है, और कुछ भी नहीं आता। किडनीज में से ना अब आपने 4-5 टॉपिक्स करने, बहुत आसान से हैं वो भी। सबसे पहली चीज आपसे वो पूछते होते हैं, एक आपकी किडनी की ना वो पिक्चर सी दे देते हैं और बताते हैं कि ग्लोमेरुलस देखा हमने, ग्लोमेरुलस में बहुत ज्यादा सेल्स थे और इस किस्म की कोई बातें मतलब आपको बता देंगे। अब आपसे पूछते हैं, उसके सवाल ये होते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरसेलुलैरिटी इन ग्लोमेरुलस। तो बताना है हमने कि हाइपरसेलुलैरिटी इस वजह से थी क्योंकि बहुत ज्यादा एंडोथीलियल और एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई है
एंड मेसेंजियल सेल्स की भी, और न्यूट्रोफिल्स भी आए हुए हैं। कोई ना कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चल रहा होता है बेसिकली। तो हमने ये पहले सवाल का जवाब दे दिया। दूसरे सवाल में आपसे कहते हैं कि 2 3 4 तरह की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम लिखें। तो उसमें आपने MPGN यानी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और 3 4 ना मतलब जो आपने पढ़े हुए तो हैं सारे सारे, जो आपकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप्स थी वो आपने लिख देने हैं। ये आपका एक सवाल आता है, ठीक है। इसमें से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में से आ जाता है। उसके बाद आपके पास अगला आता होता है एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, बहुत ज्यादा आता है। उसमें आपके पास किडनी की ग्रॉस पिक्चर होगी और उसमें मल्टीपल ऐसे गोले 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 बने होंगे। ये और किसी चीज में नहीं होते, सिर्फ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में। तो आपसे कहते हैं कौन सी डिजीज है, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और वो पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा जीन म्यूटेटेड है या कोई ऐसी बात। वो आपने एक दफा पढ़ लेना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन यही पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का टॉपिक आपने करना है। उसके बाद आपसे वो पूछते हैं, एक आता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का सिनेरियो। वो आपसे कहते हैं हमारे पास पेशेंट आया था जिसकी किडनी की लोअर मतलब उसको पेन थी, और उसकी किडनी की पिक्चर भी आपको दिखा देंगे, उसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता, और वो आपको साथ कहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पेन थी, स्कारिंग थी उसकी किडनी में, और वो भी एबनॉर्मल स्कारिंग थी और बिल्कुल टूटी फूटी थी और डिसफंक्शनल सी किडनी हुई हुई थी। तो ऐसे में आपको क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस ही होता है, और उसको वेजाइकोयूरेट्रल रिफ्लक्स भी था। और वो दूसरे पार्ट में उससे ये पूछते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो वेजाइकोयूरेट्रल रिफ्लक्स होना या फिर मुसलसल इन्फेक्शन का रहना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होती। चौथी जो चीज आप इधर किडनीज में से पूछते हैं वो किडनी की स्टोन्स हैं, बहुत कम, लेकिन दोनों किडनी की जो स्टोन्स की जो 2 3 टाइप्स हैं वो आपने एक दफा पढ़ लेनी है। आखिरी जो चीज पूछते हैं वो है आपका कार्सिनोमा। किडनी का आपको कह देंगे कि एक पेशेंट प्रेजेंट किया था जिसकी किडनी थी, और वो आपको दिखा देंगे मैस ऊपर उसकी कोई बनी हुई होगी, और वो आपसे कहेंगे कि कोई साथ इसके लिम्फ नोड्स भी लार्ज हैं। तो आप बताएं क्या है। किडनी के हमेशा आपका क्लियर सेल कार्सिनोमा ही होता है, और कोई भी नहीं आता होता, किडनी में क्लियर सेल कार्सिनोमा ही आता है। वो कह लेते हैं बाकी दोनों टाइप्स कौन सी है, तो क्रोमोफोब है और पेपिलरी है, और सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किसका है, तो क्रोमोफोब का है। ठीक है, बस ये 3 सवाल आते हैं इसके। जो कार्सिनोमा सबसे ज्यादा एक ये सिनेरियो आता है, और एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला, और पॉलीसिस्टिक डिजीज वाला, ये 3 सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये आपने इनको कर लेना है। एक सिनेरियो आता है बच्चे में, वो कहते हैं कि 5 7 साल का बच्चा था जिसमें किडनी के बहुत बड़ी मैस डिटेक्ट हुई है, और वो शायद मेटास्टेटिक भी है। तो वो क्या है, तो बच्चों में हमेशा विल्म्स ट्यूमर होता है। वो उसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी आपसे पूछते हैं, वो आपने ना लाजमी पढ़ लेनी है, विल्म्स ट्यूमर। दैट्स इट, किडनी इज डन। देन आ जाता है GIT। अब इत्तेफाक की बात है कि आपका GIT इतना लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें से कोई बहुत ज्यादा सवाल आते हुए नहीं दिखाई दिए। इससे बहुत ज्यादा बाकी जगहों पे से आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें से कोई खास नहीं आते। GIT में से जो 2 3 टॉपिक्स आपने करने, एक आपने कॉलोनिक एडिनोकार्सिनोमा करना है। उसमें सवाल आता होता है कि एक पेशेंट प्रेजेंट किया था लोअर ये, बल्कि पेशेंट का स्पेसिमेन आपको दिखाया हुआ है हमने, बताएं इसको क्या है। उसमें कॉलन का पेशेंट के कॉलन का स्पेसिमेन आपको दिखाया हुआ है, तो इसको क्या है, तो कॉलन का स्पेसिमेन अगर आपको कभी दिखाया हो और उसमें पूछना आपसे क्या है, तो वो हमेशा कॉलन एडिनोकार्सिनोमा ही होता है, और कुछ भी नहीं वो आपसे कहते, कि इसमें सिनेरियो नहीं होता, बस खाली आपको वो दिखा दें तस्वीर। हिस्टोलॉजी की पिक्चर होती है, आपसे पूछते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स बताएं। तो आपने बताना है कि एबनॉर्मल ग्लैंड्स हैं, उनको एबनॉर्मल प्लियोमॉर्फिक सेल्स ने लाइन किया हुआ है, बहुत क्राउडिंग हुई हुई है, जिस तरह की एक कैंसर की पिक्चर होती है ना, वैसे ही बता देना, ठीक है। दैट्स इट, कॉलोनिक एडिनोकार्सिनोमा ही इसमें से आता होता है। और दूसरी जो चीज आती है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस आती है। वो आपसे कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट किया था जिसको ऑन एंड ऑफ ब्लडी म्यूकोइड डायरिया था। तो जब आपका पेशेंट ऑन एंड ऑफ ब्लडी म्यूकोइड डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है और उसकी आपको पिक्चर उन्होंने दिखाई होती है, तो वो जाहिर सी बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस है। वो पूछ लेते हैं कि और कौन सी डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, और वो आपसे ना कोई भी और बात मतलब छोटी मोटी से रिलेटेड पूछ लेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो पूरे GIT में से एक आध दफा शायद बैरेट्स एसोफेगस आया हो, लेकिन बहुत कम होता है। बैरेट्स एसोफेगस हो गया, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो गया, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गई, ड्यूडिनम में अल्सर के साथ प्रेजेंट करती है कि एक पेशेंट आई थी जिसको ड्यूडिनम में अल्सर था, और उसको खाना बहुत ज्यादा चुभता था, मतलब खाने के बाद उसे सुकून आ जाता था, मेरा ख्याल है ऐसे वाला होता है। तो ये वाले टॉपिक्स एक दफा आप पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बोले ना, पेप्टिक अल्सर डिजीज, बैरेट्स एसोफेगस हो गया। लेकिन जो सिनेरियो कॉमनली आता है वो ये आता है, उसके अलावा कोई भी सिनेरियो ना यहाँ से नहीं आता होता। GIT के बाद आपका आता है लिवर। लिवर में से इंजाइम्स बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब आपके पास पूछ लेते होते हैं, वो आपके पास बहुत ज्यादा सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट आई है आपके पास जो उसको पहले सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टेंडर हेपेटोमेगैली थी, थोड़ी सी वो भी, और उसके बाद उसका अचानक से डार्क कलर्ड यूरिन हो गया और पेल स्टूल्स हो गए हैं, और उसको कोई भी किसी भी तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नहीं है, कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है। तो उसको क्या हुआ है, अगर सिंपल उसको जाहिर सी बात है कि इन्फेक्टिव फीचर्स आ रहे हैं, टेंडर हेपेटोमेगैली आ रही है, तो वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और उसमें वो आपको लिवर की पिक्चर भी दिखाते हैं, ALT AST इन लार्ज, उसमें काफी ज्यादा रेज्ड होते हैं, और बाकी एंजाइम थोड़े थोड़े रेज होंगे। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से सेल्स हैं इसमें, जो आपको बताया, तो ALT AST और LDH है जो आपके हिपेटोसाइट इंटेग्रिटी को शो करता है।
और ये भी आपसे पूछे थे कि हेपेटोसाइट इंटेग्रिटी या सेल डिस्ट्रक्शन को क्या कौन शो करे, तो ALT, AST और LDH है, ठीक है। तो बस ये आपके पास इसमें से सवाल आते हैं। उसके बाद आपके पास कभी कभार ये सवाल कर देते हैं जब आपका देना हो ना उनने, एल्कोहलिक लिवर या दूसरी लिवर इंजरी तो कभी भी नहीं आता इसमें से। अच्छा, आपके पास कोई भी प्रोफाइल बता के ना, यस कोलिस्टेटिक जॉन्डिस आपका बहुत ज़्यादा आता है। वो कहते हैं आपसे कि एक पेशेंट प्रेजेंट की थी जिसकी इसी तरह की कोई हिस्ट्री और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, उसको कोई और मसला नहीं है, लेकिन उसको ना जॉन्डिस के फीचर्स हैं, मतलब उसके जॉन्डिस के फीचर्स आपको बताएंगे और साथ उसका आपको सारी प्रोफाइल देंगे। प्रोफाइल में उसकी दो चीज़ें होंगी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका बहुत ज़्यादा रेज होगा और उसके साथ उसका गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज बहुत ज़्यादा रेज होगा, बाकी एंजाइम्स थोड़े थोड़े रेज होंगे। अब ये दो चीज़ें आपकी पता है डायग्नोस्टिक होती हैं जब आपका कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बाइल डक्ट की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है, कोई कोलेस्टेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस है, यानी बाइल स्टोन की वजह से जॉन्डिस है, तो आपने इसका डायग्नोसिस में लिखना होता है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। और आप सीखेंगे किन चीज़ों ने आपको बताया कि कोलेस्टेटिक है, तो वेरी मच रेज्ड लेवल ऑफ ALP एंड GGT ने हमें बताया है कि ये कोलेस्टेटिक है। ये इसमें से टिपिकल दूसरी बात आती है। और उसके अलावा इसकी स्टोन्स बहुत ज़्यादा आती हैं, कोलेस्ट्रॉल, और दूसरी स्टोन्स आपके पिक्चर दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, तो स्टोन्स है, कॉमन कौन सी होती हैं, कितनी कितनी होती हैं, ये बातें यहाँ पर बात खत्म करते हैं। मेरे ख्याल लिवर में से इतनी बातें आती हैं। अभी तक किसी को कोई मसला हो, कैन आस्क मी। थैंक यू।